वक्त है गूंज का अर्पिता आर्या के साथ। एक चेहरा, एक आवाज और एक वादा। नमस्ते, अर्पिता आर्या हूं मैं और अब वक्त है गूंज का। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान की घोषणा करें कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो अखिलेश यादव नहीं होंगे बल्कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। गोपाल दास नीरज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये पंक्तियां आज भी चीख चीख कर कह रही हैं कि काश कोई आए और हिंदू मुसलमान की खाई फाट कर इंसानियत की मशाल जलाए। अब ये मुमकिन भी होगा तो कैसे? अब उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर सीएम पद की मांग पर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव में ठीक पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने समाजवादी पार्टी के सामने एक ऐसी गुगली फेंक दी जो ना निगलते बन रही है और ना उगलते। मौलाना साहब की दलील है कि समाजवादी पार्टी के MY समीकरण मुस्लिम कितने 22% और यादव 7%। लिहाजा अखिलेश यादव खुद को हटाकर मुस्लिम चेहरे को सीएम कैंडिडेट बनाए। मतलब मौलाना साहब समाजवादी पार्टी की पुरानी परंपरा ही खत्म करने की ठान बैठे। मौलाना रिजवी अखिलेश यादव को एक चिट्ठी भेजते हैं। सिर्फ चिट्ठी नहीं, धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देने पर पुनर्विचार करेगा। मौलाना अखिलेश को यह भी एहसास करवाते हैं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मुसलमानों के दम पर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। अब मौलाना ने मोर्चा खोला तो AIMIM भी मुस्लिमों को रिझाने में लग गई। AIMIM का कहना है कि मुसलमानों ने 34 साल तक समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मुसलमानों ने 4 बार समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया भाई, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री मुसलमान होने की बात हो रही तो साथ देंगे क्या? हम केवल दरी बिछाने के लिए हैं क्या? ये सिर्फ मुसलमान वोट की डकैती का षड्यंत्र कह रहे हैं। अखिलेश ईमानदार हैं तो मुस्लिमों को सीएम चेहरा घोषित करें। और इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की चिट्ठी बम के बाद समाजवादी पार्टी का PTA मॉडल संकट में आ गया और सवाल कई उठने लगे। पहला बड़ा सवाल है कि क्या धर्म के आधार पर सीएम कैंडिडेट की मांग जायज है? दूसरा सवाल है कि क्या मौलाना ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? तीसरा बड़ा सवाल है चुनाव से पहले मुस्लिम चेहरे की मांग से समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा? चौथा बड़ा सवाल कि क्या यूपी के मुस्लिम रिजवी बरेलवी की मांग का समर्थन करेंगे? और पांचवा बड़ा सवाल, क्या इससे अखिलेश के PDA मॉडल का खेल बिगड़ सकता है? छठवां सवाल कि क्या मौलाना की इस मांग से AIMIM को फायदा होगा? सातवां सवाल, क्या ये मांग बीजेपी के लिए बोनस साबित होगी? हालांकि इससे पहले चुनाव के आंकड़े अगर देखें तो साफ तौर पर दिखाता है कि मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी की ओर जाता रहा है। जरा ये समीकरण देखिए। यूपी में मुस्लिम वोटर किधर रहे? 2017 के विधानसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव, 24 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े दे रहे हैं। बीजेपी चुनाव दर चुनाव जो मुस्लिम मतदाता है वो कम होते गए, यानी पहले 6%, फिर हालांकि 22 में थोड़ा जंप मिला, 8% तक पहुंचे, लेकिन आप लोकसभा का देखें तो 2% पर आ गए। वहीं अगर आप समाजवादी प्लस यानी समाजवादी के साथ और भी जो गठबंधन देखते रहे, जो बनते रहे, 2017 में 65%, 22 में बढ़ा, 24 यानी लोकसभा में 92% तक पहुंच गया। यानी मुस्लिम जो है वो भरोसा समाजवादी पार्टी पर जताते रहे और इसीलिए कह रहे भाई हक दीजिए हमारा, कहां है हमारा हक? वहीं BSP को अगर देखिए तो 19% 17 में, 22 में 6 और 5, यानी BSP के जो मुस्लिम मतदाता जो उनको वोट करते हैं ना, छटकते गए और कहां पहुंच गए? समाजवादी पार्टी के साथ। इसीलिए कह रहे हैं आप पे इतना भरोसा किया है तो कम से कम उसका फल भी मिले, डिक्लेयर कर दीजिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट। दरअसल वो ये चाह रहे हैं। अब जरा आपको एक बार बयान सुनवा देते हैं, वो क्या कह रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि मांग कैसी उठी और कितनी मुश्किलें यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बढ़ गई। इन लोगों को किसी को विधानसभा में भेजने का काम किया मुसलमानों ने, किसी को लोकसभा में भेजने का काम किया। इस तरीके से पूरे अखिलेश यादव के परिवार को मुसलमानों ने नवाजा। अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है। इस वजह से मैंने पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर
किसी मुसलमान की घोषणा करें कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो अखिलेश यादव नहीं होंगे बल्कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। वो अपनी ही पार्टी के किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें। सबसे पहले दानिश अंसारी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, यूपी के मंत्री हैं और एक लौते कह सकते हैं, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपने ये पूरा बयान तो सुन ही लिया होगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या ये मांग जायज है? हेलो, सॉरी मैं समझ नहीं पाया। ठीक सर, मैं थोड़ा रेफरेंस दे दूं क्योंकि शायद आप कहीं जा रहे हैं, व्यस्त भी लग रहे हैं। रेफरेंस सर, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी को बकायदा चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों से आप वोट तो लेते रहे लेकिन आप मुख्यमंत्री या कोई बड़ा पद नहीं देते रहे। वो सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो हम अब सोचेंगे आपको वोट करना है या नहीं करना है। तो ये मांग जायज है या नहीं? देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि समाजवादी पार्टी का जो असली चेहरा है वो चेहरा अब बेनकाब हो रहा है। धीरे धीरे प्रदेश का और देश का मुसलमान ये समझ रहा है कि जो चंद ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों के नाम पर राजनीति करके मुस्लिम वोट बैंक के ताकत से सत्ता की कुर्सी पे बैठ के उन्होंने कभी भी मुसलमानों के भला का कोई काम नहीं किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज का जो मुसलमान है ये जागरूक है। ये बहुत बड़ा संदेश है उन सभी दलों के लिए ये कि आज अगर आपको वोट चाहिए, वोट लेना है, तो अब मुसलमानों को बरगलाना, बहलाना, फुसलाना, मुसलमानों को गुमराह करना अब ये बंद करना पड़ेगा। अब मुसलमानों के विकास के लिए आपने क्या काम किया, मुसलमानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की, राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी कैसे आपने सुनिश्चित की, सामाजिक रूप से आपने हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित की, आर्थिक रूप से हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित की, इन मुद्दों पे अब मुसलमान बात करना चाहता है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं ये मांग जायज है या नहीं? मतलब उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बन जाती है अखिलेश यादव की तो उनको मुसलमान सीएम बना देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 में, 2032 में, 2037 में किसी भी टाइम आप ये कह रहे हैं वो आने नहीं वाले हैं? पार्टी के सर आने ही वाले नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जवाबदेही अब तय करनी पड़ेगी। अब ये मुसलमान अगर सवाल पूछ रहा है, मैं भी एक मुस्लिम समाज का नौजवान हूँ, मैं भी समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ कि 2012 से लेकर 17 तक जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल, 2 मिनट में बता दूं, शासनकाल था 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में, अल्पसंख्यक पिछड़े बाहुल क्षेत्रों में, पसमानदा बाहुल क्षेत्रों में कितने हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। ये बात सवाल प्रदेश का आम मुसलमान उनसे पूछ रहा है। ऐसा कोई काम समाजवादी पार्टी ने अपने टेन्योर में नहीं किया। आप कह रहे हैं कि अब मुसलमान सवाल पूछ रहा है, तो सवाल आप भी पूछते हैं क्या अपनी पार्टी में कि ऐसा क्यों किया गया कि पूरे केंद्र में देखिए एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, यूपी में एक अकेले इकलौते आप हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश में जब केंद्र में मोदी सरकार आती है और उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आती है, तो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शपथ लेने के बाद, 2014 में जब पहली बार शपथ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। यानी हम धर्म के साथ साथ आधुनिक शिक्षा मुख्य धारा से जुड़े, और इसके लिए 14 के बाद लगातार केंद्र सरकार ने काम किया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आती है, तो हमने उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया। हमने एक बात बताइए, एक राजनेता के तौर पर जरा इस पे अगर समझिए, ठीक है आप विकास कर रहे हैं, आप सबके एक गांव का एग्जांपल में रामपुर में अगर वहां पर भी देखिए, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल जाते हैं, वोट मिलते हैं 0 बीजेपी को। उसके अलावा ऐसे कई उदाहरण हैं सर जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, विकास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सच्चाई तो ये है यूपी में भी अगर आप देखें तो परसेंटेज कितना कम है सर, बीजेपी को मुसलमान वोट ही कितना कम कर रहे हैं अगर आप समाजवादी पार्टी से तुलना कीजिए तो। देखिए, मतलब वो विकास नहीं देख रहे हैं। देखिए, मुस्लिम समाज एक जज्बाती कौम है और इसके जज्बात के साथ हमेशा समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। ये बात मैं एडमिट करूंगा कि भाई मुसलमानों के वोट की ताकत से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। 2012 में जब सत्ता में आई
तो उसमें बड़ा रोल मुसलमानों का, मुस्लिम समाज के वोटर्स का था, लेकिन उनके लिए काम नहीं किया गया। 2017 के बाद से आप देखिए लगातार मुस्लिम समाज के बीच में दानिश जी, तो जो यहाँ काम दो किया गया, मैं चीजें बता हैं रहा हूँ, ना। मैं दानिश जी, आपके यहाँ दो टॉपिक पे चीजें आ रहा हूँ आप ये कह जी। रहे हैं कि काम नहीं किया, ठीक है, वो अगर भाई समाजवादी पार्टी आपने तो काम किया, बावजूद इसके बीजेपी के साथ नहीं उतना मुसलमान जुड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर मिले, कितनी ऐसी और योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, लेकिन विकास के नाम पर नहीं आ रहा है ना मुसलमान साहब। मैं आपको कुछ विधानसभाओं के उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2023 में उपचुनाव होता है आजमगढ़ में और रामपुर में। रामपुर और आजमगढ़ के अल्पसंख्यक बाहुल जो बूथ है, उन बूथों के आंकड़े को अगर आप उठा के देखेंगे तो आप ये मानेंगे, आप ये समझेंगे, आप ये जानेंगे कि वहां पर मुस्लिम समाज के वोटरों ने वोट दिया है। कुंदरकी में विधानसभा का उपचुनाव होता है अभी पिछले साल, जहां पर 65% से अधिक मुस्लिम आबादी है कुंदरकी विधानसभा में। वहां पर इतने बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आता है। ये साफ बताता है कि मुस्लिम समाज के वोटरों का माइंडसेट बदल रहा है। वो माइंडसेट बदल रहा है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट आज मुसलमानों के मूल मुद्दे हैं। इस पे जो भी पार्टी काम करेगी मुसलमान उनके साथ जुड़ेगा, ये साफ और स्पष्ट संदेश है। इसी तरीके से 2023 के निकाय चुनाव में, उत्तर प्रदेश में 2023 में निकाय चुनाव होता है। उस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 30 से अधिक चेयरमैन, नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के लोगों को दिए। मैं इस समय आजमगढ़ क्रॉस कर रहा हूँ। आजमगढ़ में एक मुबारकपुर नगर पालिका है, बहुत बड़ी नगर पालिका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ने अपना प्रत्याशी मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति को उतारा था। और मैं आपको आंकड़े से बता दूं कि 2018 में इसी मुबारकपुर नगर पालिका में देखिए हमने कितने मुसलमान उतारे। आप विधानसभा में कितने टिकट देते हैं? केंद्र जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कितने मुसलमान आपने उतारे मैदान में, ये बता दीजिए। और अगर यही नेतृत्व की बात है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का मन बदल रहा है, तो आप भागीदारी क्यों नहीं बढ़ा देते हैं अगर मन बदल रहा है? मैं सिर्फ अकेले, मुझे जब आप बात करनी पड़ रही है तो सिर्फ एक अकेला नाम मुझे दानिश आजाद अंसारी क्यों नजर आ रहा है फिर? नहीं, देखिए ऐसे बहुत सारे नाम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी, जहां किसी को एमएलसी बनाया गया है, किसी को राज्यसभा बनाया गया है, किसी को निगम बोर्ड आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, किसी को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तारिक मंसूर साहब, अभी आज की डेट में कितने मंत्री हैं? यूनिवर्सिटी के अंसारी वाइस चांसलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मंत्री वाइस कितने हैं सर? चांसलर, आप कह रहे प्रतिनिधित्व ना, तो मंत्री कितने हैं आपके यूपी में या केंद्र में? कितने मंत्री हैं? उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े गरीब समाज के एक नौजवान दानिश अंसारी को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया गया। सारियानी पूरा मुस्लिम समाज जो है वो इसी से पेट भर ले, इसी से संतुष्ट हो जाए। नहीं, एक मंत्री तो है भाई, दानिश आजाद अंसारी तो है। राजनीतिक रूप से हमने 2023 में टिकट दिया। नगर पालिका में हमने, नगर पंचायत में, बड़ी बड़ी नगर पालिकाओं में हमने मुस्लिम समाज के कैंडिडेट्स को टिकट दिया। 250 से अधिक पार्षद के और सभासद के टिकट हमने, हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने भी तमाम मुस्लिम समाज के कैंडिडेट्स को टिकट दिया। ऊपर की, मैं बड़ी लकीर की बात कर रही हूँ, मैं विधायकों की बात कर रही हूँ, मैं सांसदों की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मंत्री पद की। वो सब तो नहीं मिल रहा है सर। एक सच, एक दिल पे हाथ रख के बताइएगा, एक मुसलमान होने पर आपको लगता है कि वो प्रतिनिधित्व जितना मुसलमान समाज का होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है अभी? लगता है आपको कभी? देखिए, मैं ईमानदारी से एक मुस्लिम समाज का एक नौजवान होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के ओवरऑल डेवलपमेंट का जो काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हुआ, ऐसा पहले किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। शिक्षा में बात कीजिए, आप विकास की बात कर रहे हैं दानिश जी, मैंने मान ली। और मैं बात ये तो खुद कह रही हूँ कि बहुत सारी योजनाएं जिसका लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, ये तो मैं भी कह रही हूँ, ये बात आप भी कह रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको लग रहा है कि जो प्रतिनिधित्व मुसलमानों का होना चाहिए वो नहीं है? एक अकेले इकलौते आप, ये खटास मन में कभी आती है, ये टीस लगती है आपको? और हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सहयोगी दल में क्या में लीडरशिप है। रामपुर के स्वार विधानसभा से हमारे सहयोगी दल के हमारे एक अंसारी साहब, वो विधानसभा के टिकट पे जीत के आए। हमारे आरएलडी से हमारे मुस्लिम समाज के विधायक जीत के आए। हमारे जेडीयू से बिहार में हम वहां से मुस्लिम समाज के प्रत्याशी जीत के आए, वहां पे मिनिस्टर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर आंकड़ों को मतलब अगर आप उठाते चले जाएंगे ना, तो जितने मुस्लिम कैंडिडेट्स आप उतारते तो उससे कम करते गए। सीधा गणित यही होगा कि वो वोट करते नहीं हैं, तो यानी वोट जिताओ कैंडिडेट को आप उतारिए।
तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी भी खामी है। मुसलमान आपकी योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके विकास के एजेंडे को समझ नहीं पा रहे हैं, उनका कुछ अलग एजेंडा है और पार्टी भी अपनी तरीके से सोच रही है भाई अब जब आप वोट ही नहीं कर रहे हो तो क्यों दे टिकट, है ना। सिंपल सी यही बात है ना दानिश जी। देखिए, बात सिंपल सी है कि ये जो नई भाजपा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में हम माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट को स्पेसिफिकली और टारगेट के एंगल के साथ हम माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उनको शिक्षा से जोड़ना, उनको रोजगार से जोड़ना, उनको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जोड़ना, जिस चीजों पे काम पिछले दशकों में नहीं हुआ। ठीक है दानिश जी, ये दोनों अलग बातें हैं क्योंकि इस पर हम बार बार वही हम चर्चा कर ही रहे हैं। आप ये बात जो कह रहे हैं सर, ये और मुसलमानों को समझाने की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि भाई आप देखिए कि आपका राजनीतिकरण कौन कर रहा है और आपका विकास कौन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर वो मैं देखूंगी कि अब यूपी इलेक्शन सामने है सर, उसमें मैं एक बार फिर डेटा निकालूंगी, एक बार फिर आपसे जुड़ूंगी, जिसमें मैं ये देखूंगी कि कितने परसेंटेज बढ़े मुसलमानों के, क्या वो विकास के एजेंडे पर आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल दानिश जी, फिर एक बार आपसे बात करूंगी और वो परसेंटेज के साथ कि देखिए कितना मुसलमान वोटर बढ़ा या नहीं बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी। वोटर 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसका एक अहम और महत्वपूर्ण किरदार उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के, पिछड़े पसमानदा समाज के। अगर आप वापस सरकार बनी तो आप मंत्री तो रहेंगे ना सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विशाल परिवार है और इसमें मंत्री पद पाने के लिए, विधायक पद पाने के लिए कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करता। राष्ट्र हित सर्वोपरि, प्रदेश का हित सर्वोपरि, जनता का हित सर्वोपरि, इस एंगल के साथ हम काम करते हैं। मैं चाह रही हूँ आप इसी पद पर रहें और फिर हम इसी तरह चर्चा में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़े और चर्चा में जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करा दें। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। शादाब चौहान प्रवक्ता AIMIM के हैं, वो हमारे साथ हैं। सुबीर खान नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय जागरण अभियान की है। धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बरेलवी साहब, सबसे पहले ये क्यों लिखने की नौबत आई, ऐसी चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है, चुनाव के लिहाज से या फिर आपको अब जाकर लगा कि आपको अपना वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है? देखिए मोहतरमा, बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात इस तरह के थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह नहीं पाते हैं, जुबान नहीं बन पाते, आवाज़ नहीं बन पाते। तो इस वजह से लोगों के दरमियान चर्चाएं थीं और लोग कहते थे बराबर मेरा जाना आना पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में होता है, तकरीर करने के लिए, जलसा जुलूस करने के लिए। तो ये एहसासात थे, तो इन एहसासात की तर्जमानी करते हुए मैंने अखिलेश यादव को पत्र लिखा। अच्छा, कोई रिवर्ट आया, कुछ उन्होंने बोला आपसे, आपको मिलने के लिए बुलाया या बोला कि नहीं नहीं हम सोच रहे हैं या कुछ? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं आया, ना कोई जवाब आया, ना कुछ आया, ना कुछ आया और आ भी नहीं सकता है। उल्टे फोन आए मेरे पास में लोगों के, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, डराने और धमकाने के फोन आए। मतलब और समाजवादी पार्टी के नेता आपको डरा रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला? जुबान बंद करने के लिए फोन आए। और मैं आपको बताऊं सब लोगों की जानकारी के लिए कि इससे पहले भी मैंने कुछ बयानात दिए थे कि मुसलमानों की हिस्सेदारी के ताल्लुक से कि जितनी आबादी है उतनी आबादी के हिसाब से, पार्टनरशिप के हिसाब से हमें जो है वो टिकट दिए जाएं। तो इस पर भी मेरे पास में धमकी भरे फोन आए लोगों के। मैंने कोतवाली में, थाना कोतवाली बरेली में मैंने उनके खिलाफ FIR तक भी लिखवाई थी। तो इस तरीके से देखिए, ये जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अच्छा, ये तो बताइए, कोई ऐसा करार हुआ था क्या समाजवादी पार्टी के साथ कि भाई हम आपके साथ रहेंगे इतने सालों बाद, कभी तो आपको मुसलमानों की याद आएगी और कभी आप हमें नेतृत्व देंगे, ऐसी कोई डील हुई थी क्या आपकी? नहीं, जब डील हुई थी तो उस वक्त तो हम बहुत छोटे थे। उसके बाद में डील हुई थी? हाँ, डील हुई थी तो हम बहुत छोटे थे। हमारे बुजुर्गों ने डील की थी मुलायम सिंह यादव से। क्या डील थी सर? मुलायम सिंह, ये 89 की बात है। अच्छा। और 89 से लेकर के अब तक बहुत बदलाव आ गया और मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव हमारे घर भी आते थे, हमारे ताल्लुकात भी थे, उनकी चिट्ठियां भी थी, वक्तन फ़ौक्तन उनको मशवरा देते थे तो वो जवाब भी देते थे। उनकी चिट्ठियां भी मेरे पास, मेरी फाइलों में हैं
और कभी मौका आएगा तो मैं निकाल करके दिखा भी दूंगा। तो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जमीन व आसमान का फर्क है। वो मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं से मिलते थे, जुलते थे, बातचीत करते थे, मसाइल पर गंभीरता से विचार करते थे, और हम लोग कभी या उलमाए किराम जाते थे या मुस्लिम संगठन के लोग जाते थे तो गंभीरता सर, क्या फिर से आप इतना बड़ा फैसला मसाइल ले को हल सकते हैं कि करते अगर वो आपकी बात नहीं मानते? क्योंकि अब तो ये दिख गया ना, आप ये कह रहे हैं आपको धमकाया जा रहा है, इसका मतलब आपकी बात मान नहीं रहे हैं, आपकी बात पे सोच ही नहीं रहे हैं, आपको और चुप कराने की कोशिश हो रही है। अब क्या करेगा मुस्लिम समाज? अब किसे देखिए, चुनेगा? अब देखिए, वो दूसरों को तो कहते हैं, वो दूसरों को तो कहते हैं कि किस तरह की भाषा बोली जा रही है। उनके प्रवक्ताओं ने कल मुझे बहुत गालियां दी, बहुत बेपनाह गालियां दी, मगर मैं आपको बताऊं कि मुसलमान जो है वो मोहब्बत करता है तो खुल के मोहब्बत करता है, और दुश्मनी करता है तो खुल के करता है। तो अभी ये मोहब्बत तो बची है या दुश्मनी शुरू हो गई है सर? ये मैंने तो दुश्मनी नहीं की, मैंने तो उन्होंने जमहूरी दुश्मनी निजाम के जमहूरी निजाम ठीक है के सर। तहत जो संविधान ने हमें इजाजत दी उसके तहत हमने उनको पत्र लिखा। ठीक मगर है। मैं आपको बता दूं जी। कि मैं मजहबी रहनुमा हूं और मुझे आलिम दीन अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है सर। तो जितनी भी गालियां समाजवादी पार्टी देगा, समझिए हर एक गाली धर्मेंद्र पर यादव 1,000 साहब, वोट मुसलमान खिसकेगा। सर सालों से मुसलमान आपको वोट करता रहा, परसेंटेज में मैंने आपको दिखाया चुनाव दर चुनाव, 17 में 65%, 22 में 82%, लोकसभा में अभी हाल फिलहाल देख लीजिए तो 92%। इतना भरोसा किया सर, और आप उनको गाली भिजवा रहे हैं, उनको कह रहे हैं ऐसी बातें मत कहो। अर्पिता जी, समाजवाद दुनिया की सबसे मजबूत विचारधारा है। मुझे पूरा विश्वास है कि रजवी साहब भी समाजवादी विचारधारा से सहमत होंगे, और इस दुनिया का जो सबसे बड़ा बदलाव कोई विचारधारा कर पाई है तो वो समाजवाद विचारधारा ही कर पाई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि रजवी साहब समाजवादी विचारधारा को समझेंगे और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को समझते हुए भारत के संविधान में जो अधिकार मिले हैं, जो संविधान के मूल्य हैं, उस मूल्य को भी समझेंगे। क्या है अधिकार सर? वो अधिकार ये है कि अधिकार ये है कि यूपी में 10-11% जो यादव है वही कुर्सी में बैठा रहेगा, और जो मुसलमान है 20% से ज्यादा, उससे सर जो टुकड़ा फेंका जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको उसी में पलना पड़ेगा। कृपापात मंत्री का भाषण आपने 10 मिनट सुनवा दिया। उनको टिकट नहीं मिला था, जो आपके दानिश आजाद साहब थे, टिकट नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। किसी भी पार्टी का दायित्व है, वो मंत्री बना रहे हैं, आप मुख्यमंत्री का ऐलान कर दीजिए। अब सुन लीजिए ना मेरी बात, रजवी साहब को मंत्री बना देगी भारतीय जनता पार्टी आपके शो में आने के बाद। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, पता था मेरे शो में आने के बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम इस बात को समझिए। देश के सामने एक गलत नैरेटिव अगर पेश करती है तो इससे आप पे भी सवाल खड़े होते हैं। बताइए धर्मेंद्र जी, मैं सही ये बता रहा हूँ, अब सुनिए, सुनेंगी तभी बताऊंगा। कोई भी राजनीतिक दल भारत के अंदर किसी भी जाति या धर्म को अपना टिकट देता है और जनता उसको जीताती है या हराती है, जनता का फैसला होता है। जब हमारे विधायक जीत कर आते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार सारे विधायक अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं, जिसे हम बाद में मुख्यमंत्री कहते हैं। अब रजवी साहब चाहे आज ही मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए, मतलब टिकट मिला नहीं, चुनाव हुआ नहीं, विधायक जीते नहीं, और आज ही ऐलान हो जाए। अब इनकी समझ को मैं क्या कहूं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, उम्रदराज भी लगते हैं। आज लोकतंत्र का मजाक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहने पे इस तरह के बयानात शोभा नहीं देते। अच्छा ये मुझे शायद याद नहीं आ रहा होगा धर्मेंद्र जी। सुनिए, अब मेरा सवाल सुनिए ना, अब मेरा सवाल सुनिए। मुझे शायद याद नहीं आ रहा, समाजवादी पार्टी में यादव परिवार के अलावा शायद कोई मुख्यमंत्री बना हो। मुझे शायद मैं भूल रही हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि ये विधायक दल का नेता चुनता है, तो चुना होगा तो ऐसे भी, क्योंकि आप मुझे ये तो या तो क्लियर बता दीजिए कि वो जो सीट है वो यादव परिवार के लिए रिजर्व है, खत्म बात वहीं पर। अर्पिता जी, अगर आपको लोकतंत्र का मजाक बनाना हो अपने शो के अंदर, इसमें मजाक सवाल पूछना मजाक, आपको अगर माहौल बनाना हो वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री बनाती है, आपने कभी एक बार भी सवाल नहीं खड़ा किया। क्यों नहीं पूछा? देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं 75 साल में रिटायर हो जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है, उसको दरकिनार कर दिया। अभी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में कभी भी समाजवादी पार्टी पर बात पार्टी में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, पर्ची से चुनाव होता राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उनके पास लोकतंत्र मतलब अपने आप को बचाने के लिए जितनी दलीलें हैं वो आप दे दीजिए। कहां तक जाए मुझे बताइए, आप जितनी दलीलें आपके पास वो आप दे दीजिए। कहां तक जायज है मुझे बताइए। हाँ
लोकतंत्र में विधायक दल का नेता ही तो मुख्यमंत्री बनता है। विधायक जिसको अपना नेता मानेंगे, रजवी साहब को मान लेंगे, चाहे आपको मान लेंगे, चाहे मुझे मान लेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। रजवी साहब के पर्ची से मुख्यमंत्री थोड़ा बनता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी को पर्ची भेजते हैं भाई, उनकी एक परंपरा उस तरह से कर रहे हैं। अब वो मुसलमान ही अपने आप में ख्याली पुलाव बनाए हुए हैं कि कभी उनको समाजवादी पार्टी उनके अपने प्रेम का एक रिजल्ट दे देगी और कुर्सी पर बैठा देगी, तो ये तो उनकी गलतियां है ना, ये तो मुसलमानों की गलतियां। आपने क्यों सोचा ऐसे? चाहे लोकतंत्र को खत्म कर दे, क्यों सोचा ऐसा शादाब? बना दे, वहां इनकी चिट्ठी नहीं जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र यादव, देखिए असल बात है। ठीक है सर, ठीक है धर्मेंद्र जी, अब आगे बढ़ने दीजिए और मेहमानों के पास। शादाब। अर्पिता जी, आपने जो आंकड़े बताए हैं कि किस प्रकार से मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पे विश्वास किया, वही बात हम कह रहे हैं पिछले 2 साल से कि 34 सालों से समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों ने विश्वास किया, लेकिन बदले में ना शैक्षिक उन्नति, ना सामाजिक उन्नति, ना सम्मान, ना सुरक्षा। और अभी हमारे धर्मेंद्र भाई ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि जब चुनकर ही नहीं आए विधायक तो कैसे घोषित कर दें। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं। अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में, तो मुसलमानों के दम पर आपको 100 से ज्यादा विधायक मिले और 3 ब्राह्मण विधायक जीत करके आए। उसमें से आपने मनोज पांडे को नेता विपक्षी दल बनाया, किसी मुसलमान को नहीं बनाया। लेकिन जब मनोज पांडे भाजपाई हो गए, उसके बाद भी आपने माता प्रसाद पांडे जी को बनाया, किसी मुसलमान को नहीं बनाया। दूसरी चीज ये है कि 20% मुसलमानों ने आपको लगातार जब वोट दिया है, तो एक बार बड़ा दिल दिखा करके कहिए ना कि 5 साल अगर हमारी सरकार चलेगी, 2 साल मुसलमान को बनाएंगे, 2 साल दलित को बनाएंगे, 1 साल दलित, 1 साल अति पिछड़े को बनाएंगे, तो पीडीएफ पूरा हो जाएगा। और पीडीएम करिए उसको। आप तो मेरा नाम भी नहीं लेना चाहते सर, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी। हमारे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा कि आओ मिल करके बीजेपी को हराते हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम मिलकर के हराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए। धर्मेंद्र यादव मुस्कुरा रहे हैं, इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है सर। वो ये कह रहे हैं जब भी उनको हल्के में आका है, आप क्यों नहीं उनके साथ आ जाते हैं? मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जोड़ लीजिए अपने साथ, क्यों नहीं जोड़ते? अर्पिता जी, एआईएम के प्रवक्ता अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछते, आपने पूछा, जो मंत्री साहब बैठे दानिश आजाद साहब, उनसे आपने 5 बार पूछा कम से कम कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कितने टिकट दिए मुसलमानों को। वो नहीं बता पाए, वो पार्षद बताने लगे उसके बाद। तो फिर आपने टोका भी उनको, उन्होंने ना, जब आपने पूछा कि लोकसभा में कितने टिकट दिए तो नगर पालिका बताने लगे। बता रहे 3 ब्राह्मण जीत के आए, आपने उनमें से किस तरह नेतृत्व थमा दिया? पार्टी से भी सवाल पूछ लेते कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट विधानसभा के मुसलमानों को दिए। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, एक सेकंड जरा। धर्मेंद्र जी, बार-बार ये नहीं हो सकता ना, मैं आपके पास आऊं और आप मुझे कहें कि बीजेपी से पूछो। आप मुझे बार-बार ऐसे नहीं कह सकते। मैं आपसे पूछ रही हूं, समाजवादी पार्टी से पूछूं कि ना पूछूं? मुसलमान हो चाहे कोई अन्य हो, मुसलमान के अलावा किसी और धर्म का भी हो, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये जानता है कि उसका हित कहां पे सुरक्षित है, उसके अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता है। आप ये समझ रहे होंगे ना, जो बरेलवी साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हिंदुओं का विश्वास है, समाजवादी पार्टी में हर जाति हर धर्म का विश्वास है। 30 से 40, हमने इसीलिए तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरवाया था। भारतीय जनता आप कहीं और लेके जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव, हर मजहब के लोग विश्वास करते हैं, हमारी बात को मानते हैं, हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी है पूरे देश और दुनिया के अंदर, और उसको जनता उसका स्वीकार करती है। एक सेकंड, मैं दोनों को जरा रोक रही हूँ। एक सेकंड धर्मेंद्र, आप सवाल तो सुनेंगे ना, सवाल तो सुनेंगे ना, या गोलमोल जवाब देना है वो भी बता दीजिए, तो मैं उसी तरीके से फिर बात करूं। सीधा सवाल पूछ रही हूँ, या तो आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप गोल गोल घुमा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, एक सेकेंड, उनके सवाल जो जिस पे मैं आपका जवाब चाह रही थी, उन्होंने कहा ब्राह्मणों को आप नेतृत्व दे देते, मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? इस पर जवाब दीजिए। बीजेपी ने क्या किया उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं ना, और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहती हूँ। अर्पिता जी, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है मुझे बता दीजिए आप। मुख्यमंत्री एक बनता है, नेता प्रतिपक्ष एक बनता है, जिस भी जाति धर्म का बन जाएगा बाकी लोगों को हटा दिया गया, इसका मतलब। बाकी जो और पद हैं इस हमारे पार्टी के अंदर जो और पद है, ठीक है, अभी हमारी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन है मुझे बताइए? श्यामलाल पाल जी हैं, तो पाल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या मुझे बताइए? और समाजवादी पार्टी ने कितने बड़े मुस्लिम नेता बनाए हैं बताइए मुझे? ब्राह्मण नेताओं को कितना समाजवादी पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया है? हमने भारतीय जनता पार्टी से एक बार पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ब्राह्मण क्यों नहीं बना दिया? मुसलमानों को क्या ब्राह्मण ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया? अच्छा, आपने अपनी पिच बदल ली है क्या धर्मेंद्र यादव? नहीं, क्यों नहीं? आपने पिच बदल ली है, एमवाई की जगह अब आपको भी उस पिच पे खेलना है। बात करने लगती है अर्पिता जी, आपको भी उस पिच पर खेलना है, सीधा यही नजर आ रहा है। आप अब पाल साध रहे हैं, ब्राह्मण साध रहे हैं, मुसलमानों पर नहीं बोल रहे हैं। आपके शो पे रजवी साहब पक्ष में चल रहे हैं, मैं विपक्ष में चल रहा हूँ।
तो उनको बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही हैं रजवी साहब। अच्छा। आपने पक्ष लिखा हुआ है अपने शो के अंदर रजवी साहब के सामने, तो जब पक्ष के हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी कमियां बताएंगे, वो हमें क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, अपने फायदे के लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए। और ये बहुत बड़ी चीज कह दी उन्होंने बरेलवी साहब, वो कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी के हैं, है क्या ऐसा? एक छोटा सा जवाब जरा दे दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ शुभोई, सुबह आ रही हूँ उसके बाद। वो कह रहे हैं बीजेपी के हैं आप। हाँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सपा के प्रवक्ताओं के पास न प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, दलील नहीं है, इसी वजह से इस तरीके से उल जलूल इल्जाम लगाते हैं। ये हर एक के ऊपर बीजेपी का टैग लगाने की कोशिश करते हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ रजवी साहब, इस शो में लिखा हुआ है, जिस शो में आप बैठे हो ना, गूंज न्यूज 18 का शो है गूंज, और गूंज में लिखा हुआ है पक्ष में बैठे हैं। आप देख लीजिए पक्ष में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, लिखा हुआ है। मैंने वही बात पढ़ के बता दी। जब आपको फोन किया होगा चैनल वालों ने तो बताया होगा कि आपको पक्ष में बैठना है, बीजेपी के साथ बैठना है। धर्मेंद्र यादव, आज आपने इतनी जलेबी बना दी है कि हलवाई भी शर्मा जाए। रुक जाइए एक सेकंड। चैनल पे लिखे चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। पक्ष का मतलब क्या है? वो अपनी बात क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? गलत तरीके से कोट मत कीजिए धर्मेंद्र यादव। चैनल पे चल रहा है। मैं अरे धर्मेंद्र यादव, ठीक है, आप मुश्किल है, नहीं कह रहे। अच्छा सुनिए, उन्होंने सवाल उठाया इसलिए वो पक्ष, आपको जवाब देना होगा इसलिए आप विपक्ष दूसरी तरीके से बात कीजिए उस पर, ठीक है? यार पिताजी, मैं तो यही बता रहा हूँ ना। अरे एक सेकंड सर, इससे कुछ होगा नहीं। मुसलमान नाराज हो गए ना सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी समाजवादी पार्टी को, उस पर ध्यान दीजिए। जरा आगे बढ़ रही हूँ, रोकिए जरा, आवाज कम कीजिए। आवाज, ये जो पिच बदल दी है आपने ना, ये पिच बदल दी है समाजवादी पार्टी ने। हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे ना, अखिलेश यादव कैसे मंदिर जा रहे हैं, कैसे वो अपनी पिच बदल रहे हैं। यहाँ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको सिर्फ मुसलमान पर केंद्रित नहीं रहना है, थोड़ा ब्राह्मण कार्ड, दलित कार्ड, ये सब भी खेलिए। सत्ता में आने और मलाई खाने का पूरा ये समय जो है नजर आता है। फिलहाल गूंज में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।